जी ये कुछ ज्यादा बच्चों ने तब तक ज्वाइन नहीं किया, लेकिन बहरहाल मुझे ये बताइए लास्ट क्लास में जो हम कर रहे थे वो कहाँ तक हमने किया था। क्या ये एग्जाम्पल जो लास्ट आपको शो हो रही है ये एग्जाम्पल मैं करवा चुका हूँ? जी बेटा, जो लोग मौजूद हैं काइंडली मुझे बताइए। राइट, इसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन हम रिएक्शन विद सोडियम मेटल कर चुके हैं। तो नेक्स्ट जो रिएक्शन है, सेकेंड रिएक्शन जो मैं पहले करवा चुका हूँ, बट इट्स जस्ट अ रिपीटेशन बिकॉज ताकि फिनोल के रिएक्शन एक जगह जमा हो जाएं, और ये है रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, या आप इसे कह सकते हैं कि इट इज एन एग्जांपल ऑफ रिएक्शन विद अल्कली, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड या रिएक्शन विद अल्कली। ये बात मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि फिनोल्स जो हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। एसिडिक इन नेचर होने का मतलब ये है कि ये अपना प्रोटॉन जो है वो लूज करते हैं, और उसका मैंने पूरा आपको एक्सप्लेनेशन दी थी कि फिनोल्स क्यों अपना प्रोटॉन लूज करते हैं जबकि अल्कोहल्स में वो प्रोटॉन लॉस क्यों नहीं होता। तो जस्ट एन एग्जांपल, जस्ट टू रिकॉल के फिनोल्स और इसके साथ अगर कोई और ग्रुप अटैच है लाइक क्लोरो, और आप इसे NaOH के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, NaOH एक्वस, और ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन होता है। ये सिंपली एसिड बेस्ड रिएक्शन है, और इस एसिड बेस्ड रिएक्शन में इस Cl पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि फिनोल का जो OH है दैट विल कन्वर्ट इनटू O नेगेटिव Na पॉजिटिव with the removal of water molecule, और ये आपका सॉल्ट प्रोड्यूस हो। अच्छा, ये बात मैं पहले भी कर चुका हूं, ये फिर रिपीट कर रहा हूं कि फिनोल्स जो होते हैं वो पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। आप उनको जब भी रिएक्शन के लिए डिसॉल्व करना चाहते हैं तो हम हमेशा उसको अल्कली में डिसॉल्व करते हैं, वेदर इट इज NaOH और KOH। कोई भी स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन जब आप लेते हैं और उसमें फिनोल को डालते हैं तो वो फिनोल उसमें डिसॉल्व हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ तो सॉल्ट फॉर्मेशन होती है, और वो कंपाउंड जो है यानी जो भी आपका फिनोल होता है वो डिसॉल्व हो जाता है। बेसिकली वो डिसॉल्व होता है इन फॉर्म ऑफ सॉल्ट, और बाद में वो सॉल्ट उसी तरह बिहेव करता है जैसे फिनोल का बिहेवियर है। तो फिनोल का बिहेवियर सॉल्ट बनने की वजह से चेंज नहीं होता, उसी तरह फिनोलिक जो है कैरेक्टर शो करता है। लेकिन एक और एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पर दूं जिसमें फिनोल के साथ साथ जो है वो अल्कोहल भी मौजूद है, ये आप देखिए एग्जांपल। इसमें फिनोल के साथ अल्कोहल मौजूद है, और अगर फिनोल के साथ अल्कोहल मौजूद है और आपने इसमें NaOH एक्वस डाल दिया, तो अब इस रिएक्शन में फिनोल तो रिएक्ट करेगा, लेकिन ये OH जो कार्बन चेन से कनेक्टेड है ये अल्कोहल है, और अल्कोहल्स डू नॉट रिएक्ट विद NaOH। जबकि पिछली एग्जांपल में जो मैंने सोडियम मेटल के साथ दी थी उसमें आपको बताया था कि अल्कोहल का OH भी रिएक्ट करता है, फिनोल का OH भी रिएक्ट करता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH भी सोडियम मेटल से रिएक्ट करता है। तीनों रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जब आप NaOH की बात करते हैं तो जो अल्कोहलिक पार्ट है वो NaOH से रिएक्ट नहीं करता, और ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और इसके बाद ये CH2OH यानी अल्कोहलिक पार्ट जो है वो एज इट इज रह जाता है। अल्कोहलिक पार्ट जो है वो एज इट इज रह जाता है। तो ये आइडिया भी आपको होना चाहिए कि जब आप फिनोल में अगर अल्कोहल भी साथ मौजूद है तो इस फिनोलिक पार्ट पर तो रिएक्शन होगा NaOH का, लेकिन अल्कोहलिक पार्ट पर NaOH का रिएक्शन नहीं हो। इसी तरह से एक और एग्जांपल है जिसमें आप
AS का रिएक्शन एक और है, ये OH ग्रुप है और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब OH ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों बेंजीन रिंग पर मौजूद है। अच्छा, अब OH फिनोल भी जो है वो एसिडिक है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी एसिडिक है। तो इस केस में जब आप इसे OH नेगेटिव आयन एक्वस के साथ रिएक्ट करवाएंगे अगेन एट रूम टेम्परेचर, तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी एसिडिक होता है, वो भी सॉल्ट फॉर्म करेगा, और फिनोल भी एसिडिक होता है, वो भी सॉल्ट फॉर्म करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों अपना प्रोटॉन लूज करेंगे, ये दोनों अपना प्रोटॉन लूज करेंगे और O नेगेटिव हो जाएगा, जबकि CO2H कन्वर्ट हो जाएगा CO2 नेगेटिव में। अच्छा, यहाँ हमने Na पॉजिटिव इसलिए नहीं लिखा कि हमारे रिएक्शन में OH नेगेटिव गिवन है, हमें सिर्फ NaOH गिवन नहीं है। तो हमें नहीं पता कि जो सॉल्ट हमें अल्कली गिवन है वो इधर सोडियम सॉल्ट है, यानी सॉरी सोडियम आयन कंटेनिंग अल्कली है, या ये पोटेशियम आयन कंटेनिंग अल्कली है, ये हमें नहीं पता। इसलिए हम जो है वो यहाँ Na पॉजिटिव या K पॉजिटिव नहीं लगा रहे, जस्ट हम आयन शो कर रहे हैं और इसके साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट। तो देखिए बेटा, इसमें मैंने आपको कोशिश ये की कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझाऊं कि अगर आप रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अल्कोहल रिएक्ट नहीं करता, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों रिएक्ट करते हैं, जबकि सोडियम मेटल के साथ तीनों OH ग्रुप रिएक्ट करते हैं। तो ये रिएक्शन का डिफरेंस है। तो आपको ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि अल्कोहल्स का जो OH है वो एसिडिक नहीं होता, इसलिए वो NaOH के साथ या अल्कलाइन कंडीशन में रिएक्ट नहीं करता। क्या ये बात क्लियर हो गई? किसको रिएक्ट करवाया भाई? कहाँ रिएक्ट करवाया NaOH को? किसकी बात कर रहे हैं हम? मैंने सिंपली ये कहा है कि NaOH अल्कोहल से रिएक्ट नहीं करता, ये AS की बात है, और अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से NaOH कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करता है, ये भी जो है वो AS की बात है। अगर OH की जगह NaOH लें तो यहाँ ONA हो जाएगा और CO2Na हो जाएगा। अगर आप यहाँ NaOH लिखेंगे तो यहाँ पर आप O नेगेटिव Na पॉजिटिव कर देंगे और यहाँ आप CO2 नेगेटिव Na पॉजिटिव कर देंगे, बस ये फर्क पड़ेगा। लेकिन अल्कोहल वाला पार्ट जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा, अल्कोहल जो है वो इनफ एसिडिक इन नेचर नहीं होता। तो ये सेकंड रिएक्शन है जो फिनोल का आपके सिलेबस का पार्ट है। एक सोडियम मेटल के साथ किया हमने और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब मैं आपको तीसरा रिएक्शन जो फिनोल से रिलेटेड है, ये है रिएक्शन विद एसाइल क्लोराइड। अच्छा, एसाइल क्लोराइड की बात आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने बेंजीन की फ्रिडल एंड क्राफ्ट एसाइलेशन की थी। एसाइल क्लोराइड के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि एसाइल क्लोराइड आर known to be derivatives of carboxylic acid। ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डेरिवेटिव होते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि दे आर मोर रिएक्टिव देन कार्बोक्सिलिक एसिड। इनकी जो रिएक्टिविटी है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा हो। तो आप कोई भी एसाइल क्लोराइड ले लें और उसे फिनोल के साथ रिएक्ट करवाएं,
तो रिएक्शन विद एसाइल क्लोराइड के साथ जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनता है दैट इज नोन टू बी फिनाइल एस्टर। ये फिनाइल एस्टर विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। इसमें एस्टर फॉर्मेशन होती है लेकिन फिनाइल ग्रुप साथ होता है, यानी बेंजीन रिंग साथ होता है। तो फिनाइल एस्टर वुड बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। अब यहां पर आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आपने जस्ट फिनोल लिया और फिनोल में आपने 2 कार्बन का एसाइल क्लोराइड लिया। ये एसाइल क्लोराइड इससे पहले भी मैं यूज कर चुका हूं और आपको इसकी नेमिंग का कॉन्सेप्ट भी बता चुका हूं कि ये 2 कार्बन के एसिड से बना है। कार्बोक्सिलिक एसिड में इस जगह पर Cl की जगह OH होता है, तो ये इथेनोइक एसिड कहलाता है। और अभी इसका नाम इथेनॉइल क्लोराइड है क्योंकि ये एसाइल क्लोराइड की एग्जाम्पल है। अच्छा, OH में हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव होता है, और एसाइल क्लोराइड में ये Cl पार्शियल नेगेटिव और ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव होता है। तो रिएक्शन क्या होगा कि यहां से Cl निकलेगा और फिनोल का H निकलेगा और ये दोनों आपस में मिलकर HCl प्रोड्यूस करेंगे, और HCl के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें CH3CO के साथ बेंजीन का ऑक्सीजन आकर कनेक्ट हो जाएगा। CO पॉजिटिव के साथ फिनोल का O नेगेटिव आकर अटैच हो जाएगा, और इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं कि ये एस्टर फैमिली का मेंबर है, क्योंकि एस्टर्स में यही होता है कि C डबल बॉन्ड O के बाद कार्बन चेन होती है। और इस एस्टर का जो नाम है इसको हम फिनाइल एस्टर इसलिए कह रहे हैं कि ये फिनाइल इथेनोएट कहलाएगा। फिनाइल हम कह रहे हैं इस बेंजीन रिंग को, और इथेनोएट इसलिए कह रहे हैं कि इसमें 2 कार्बन, और एस्टर्स की नेमिंग में आखिर में O8 आता। ये सारा AS का रिवीजन है। ये फिनाइल इथेनोएट इज द नेम ऑफ प्रोडक्ट। तो एसाइल क्लोराइड जब भी फिनोल के साथ रिएक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट हमेशा फिनाइल इथेनोएट बनता है, आई मीन फिनाइल एस्टर बनता है। अब वो डिपेंड करता है कि आप कितने कार्बन का एसाइल क्लोराइड इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जितने कार्बन का एसाइल क्लोराइड इस्तेमाल करेंगे उसी हिसाब से प्रोडक्ट फॉर्म हो। जैसे अगली एग्जांपल है कि अगर आपके पास OH यानी फिनोल मौजूद है और आप इसे रिएक्ट करवा रहे हैं इस कंपाउंड के साथ CH3CH2 C डबल बॉन्ड OCl। अब ये 4 कार्बन का डेरिवेटिव है, इसका नाम होगा ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। नाउ ट्राई टू राइट डाउन प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन का आप प्रोडक्ट ट्राई करें। अच्छा जी, राइट। अगर आपने प्रोडक्ट लिख लिया है, इसका नाम जो है वो क्या होगा?
फिनाइल ब्यूटेनोएट, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसके अंदर होगा ये कि CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और उसके साथ O, और यहां से O के साथ जो है वो बेंजीन रिंग कनेक्ट हो जाएगा, और इसके साथ साथ HCl एलिमिनेट करेगा, और इस कंपाउंड का नाम होगा फिनाइल ब्यूटेनोएट। फिनाइल ब्यूटेनोएट इस कंपाउंड का नाम होगा। ठीक है जी, क्लियर हो गई ये बात? कोई सवाल इससे रिलेटेड? अच्छा, अब एक पॉसिबिलिटी और है कि अगर आपके कंपाउंड के अंदर OH के साथ इधर Cl है और इधर OH भी मौजूद, और आप इस कंपाउंड को रिएक्ट करवा रहे हैं विद CH3COCl, अगेन इथेनॉइल क्लोराइड। अब डेफिनेटली इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है उसका नाम आपको नहीं लिखना, लेकिन आप देख रहे हैं कि इस कंपाउंड के अंदर दो पोजीशंस पर OH ग्रुप मौजूद है। अब एग्जामिनर आपसे ये नहीं कहेगा कि आपने एक पोजीशन पे रिएक्ट करवाना है या दो पोजीशन पे रिएक्ट कराना है। एग्जामिनर आपसे ये कहेगा कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बताओ। तो आपको प्रोडक्ट में आपको पता है कि ये OH जो है, ये इथेनॉइल क्लोराइड पहले वाले OH से भी रिएक्ट करेगा, दूसरे वाले OH से भी रिएक्ट करेगा। हाँ, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन हो और मॉलिक्यूलर फार्मूला में एक ही एस्टर लिंकेज शो हो रहा हो, तो फिर एक अलग बात है, फिर आप एक ही जगह पे जो है वो अटैचमेंट शो करेंगे। लेकिन अगर एक रैंडम क्वेश्चन है जिसमें एग्जामिनर ने बस तरह से कहा और कहा कि आप प्रोडक्ट लिखें, तो फिर इस केस में आप जब प्रोडक्ट लिखेंगे तो बेंजीन के साथ ये Cl अपनी जगह रहेगा, और इस O के साथ यहां से जो आएगा वो COCH3 आएगा, तो O के साथ आप लिख देंगे COCH3, यानी एस्टर लिंकेज इज फॉर्म। और इसी तरह से यहां पर जो OH है, इस O के साथ भी CO आएगा, तो ये हो जाएगा CO2CH3। पहले O था, O के साथ एक और O आ गया, तो दो O हो गए, O2CCH3 या CH3CO2 लिखेंगे, और यहां पर HCl का मॉलिक्यूल एलिमिनेट। अब आप कहेंगे ये बैलेंस नहीं है, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल कैसे लग गए? तो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस को बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती। जब आप किसी भी कंपाउंड को रिएक्ट करवाते हैं, तो वहां पर जितने पॉसिबल ग्रुप्स होते हैं जहां पर रिएक्शन पॉसिबल हो सकता है, वहां सारी पोजीशंस पे रिएक्शन होता है, और अल्टीमेटली सारी पोजीशन पे जहां जहां अटैचमेंट होनी है वहां अटैचमेंट होगी। और अगर आपको बहुत शौक है तो फिर आप इसको 2 और 2 लिख दें, लेकिन बहरहाल इसकी जरूरत नहीं है। HCl का H कहां से आया भाई? ये फिनोल से जो H निकल रहा था, शुरू में ही बता दिया था आपको कि फिनोल के OH से H निकलता है और एसाइल क्लोराइड का Cl निकलता है, ये दोनों मिलकर HCl बनाते हैं। तो जो H आ रहा है वो फिनोल से आ रहा है। अच्छा जी, अब ऐसा भी हो सकता है, अब देखिए एक और पॉसिबिलिटी, और वो एक और पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पास फिनोल है और आप जो कंपाउंड अब इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये है। इस कंपाउंड में दो पोजीशंस पर एसाइल क्लोराइड मौजूद, और आप इसे फिनोल से रिएक्ट करवा रहे हैं। अब क्या हो?
किसी भी एक जगह से रिएक्ट नहीं होगा। मैंने आपको पहले भी कहा कि जहां भी पॉसिबल पोजीशंस पे रिएक्शन हो सकता है वो रिएक्शन होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि किसी एक पोजीशन पर हो और दूसरी पोजीशन पे ना हो। तो अगर दो पॉसिबल पोजीशंस हैं जहां रिएक्शन हो सकता है तो दोनों पॉसिबल पोजीशन पे रिएक्शन होगा। और जैसे ये यहाँ CH2 और इसके साथ ये C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O के साथ आएगा O फिनोल का, और फिनोल के O के साथ ये बेंजीन रिंग है। तो ये एक तरफ का अटैचमेंट हो गया, और सेकंड अटैचमेंट जो है वो CO के साथ O है और O के साथ जो है वो बेंजीन रिंग है, और प्लस 2HCl है, और ये जो है वो 2HCl यहाँ पर फॉर्म होगा। और ये प्रोडक्ट जो है ये, इसका नाम आपको नहीं लिखना, हाँ इसका नाम जरूर आप लिख सकते हैं, लेकिन वो बाद में जब मैं एसाइल क्लोराइड करवाऊंगा तो उस वक्त आपको ये बात बताऊंगा। लेकिन बहरहाल ये दोनों पॉसिबल पोजीशन पे रिएक्शन इसका होगा। अगर बैलेंस करना चाह रहे हैं तो आप 2 फिनोल मॉलिक्यूल ले लीजिए। तो ये एक बात समझ लीजिए कि अगर दो OH हैं तो दोनों OH एसाइल क्लोराइड से रिएक्ट करेंगे। अगर दो एसाइल क्लोराइड हैं तो दोनों एसाइल क्लोराइड भी रिएक्ट करेंगे। तो इसमें कोई जो है वो कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए कि अनटिल एंड अनलेस के आपको पेपर के अंदर एग्जामिनर प्रोडक्ट दे दे, खुद ही कहे कि जिसमें एक ग्रुप लगा है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन वैसे जो है वो आपको अगर प्रोडक्ट लिखना होगा तो आप हमेशा पूरा प्रोडक्ट लिखेंगे। अच्छा, एक चीज और ये भी नोट कर लीजिएगा कि फिनोल्स, अच्छा आपने एएस में जो एस्टर फॉर्मेशन पढ़ी थी वो अल्कोहल के साथ पढ़ी थी। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड जब आपस में रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो आपने एस्टर फॉर्मेशन पढ़ी थी। क्या पढ़ा था आपने कि अल्कोहल्स प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जब आप इसको वार्म करते हैं या हीट करते हैं तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो था वो एस्टर प्लस वाटर था। ये मैं आपसे एएस की बात कर, एएस में चूंकि आपका फिनोल का सिलेबस नहीं था तो इसलिए आप पढ़ते थे ये वाला रिएक्शन कि अल्कोहल रिएक्ट्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड टू फॉर्म एस्टर एंड वाटर। लेकिन अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको याद रखनी है, और वो ये है कि फिनोल में अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड डालेंगे तो फिनोल्स जो हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। फिनोल्स सिर्फ एसाइल क्लोराइड से रिएक्ट करके, फिनोल्स ओनली रिएक्ट विद एसाइल क्लोराइड, phenols react with acyl chloride to form an ester। इसका मतलब है कि अगर आपको फिनोल का एस्टर बनाना है तो फिनोल का एस्टर बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एसाइल क्लोराइड की। ये मैंने लिख दिया है, ये पास पेपर में कई दफा क्वेश्चन आया हुआ है। एग्जामिनर आपसे पूछता है कि फिनोल कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा। इसका रीजन आपका मसला नहीं है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड का आपस में कोई रिएक्शन नहीं होता। यानी फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में रिएक्ट करके एस्टर और वाटर फॉर्म नहीं करते जैसे अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड करते हैं। तो एस्टर फॉर्मेशन करनी है अगर फिनोल की तो फिर आपको एसाइल क्लोराइड ही रिक्वायर्ड होगा, वही एस्टर फॉर्म करेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर फॉर्मेशन नहीं करता। होपफुली आपको मेरी ये बात समझ में आ गई हो। अच्छा जी, अब हम फोर्थ रिएक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, और ये फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दिस इज रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर।
रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, या फिर आप इसको ब्रोमीन एक्वस यानी एक्वस ब्रोमीन कहते हैं। तो रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर या रिएक्शन विद एक्वस ब्रोमीन जो है, ये रिएक्शन हम इस्तेमाल करते हैं एज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। ये रिएक्शन हम इस्तेमाल करते हैं एज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर फिनोल। यानी अगर आप फिनोल को और अल्कोहल को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो ये एक टेस्ट है जिससे आप अल्कोहल और फिनोल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और क्या करेंगे टेस्ट में? टेस्ट ये है कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे जिसमें आपको फिनोल चेक करना है कि फिनोलिक ग्रुप है या नहीं है। आप उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रोमीन वाटर डालेंगे, एक्वस ब्रोमीन डालेंगे, और जब आप एक्वस ब्रोमीन डालेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो ब्रोमीन वाटर डालने पर दो ऑब्जर्वेशंस आपको मिलेंगी। पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि डीकलराइजेशन होगा। डीकलराइजेशन का मतलब ये है कि जो ब्रोमीन का ब्राउन कलर है, रेडिश ब्राउन कलर, वो डिसअपियर हो जाएगा। अच्छा, ये ऑब्जर्वेशन कॉमन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ये रिएक्शन आपने एज अनसैचुरेशन टेस्ट भी पढ़ा हुआ है। तो अब सवाल ये है कि उस टेस्ट में और इस टेस्ट में फर्क क्या है। अगर आप ब्रोमीन वाटर डालते हैं तो ब्रोमीन वाटर डालने पर अगर डीकलराइजेशन होती है तो डीकलराइजेशन का मतलब तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी हो सकता है, अनसैचुरेशन भी हो सकती है। तो फिर सवाल ये है कि ये फिनोल में क्या होगा, कोई फर्क होगा? तो यस, फिनोल में डीकलराइजेशन के साथ साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो। दो ऑब्जर्वेशंस एक साथ मिलती हैं। अगर आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रोमीन वाटर डालते हैं और सिर्फ डीकलराइजेशन होती है तो ओनली डीकलराइजेशन इंडिकेट करती है प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ओनली डीकलराइजेशन जो है, यहां मैं लिख देता हूं कि अगर ओनली डीकलराइजेशन हुई और व्हाइट पीपीटी फॉर्म नहीं हुआ, ओनली डीकलराइजेशन अकर्स, तो उस केस में ये कंफर्म करेगा, इट कंफर्म्स अनसैचुरेशन यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। This will confirms presence of unsaturation, that is carbon carbon double bond. लेकिन अगर डीकलराइजेशन के साथ साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो तो डीकलराइजेशन के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट का बनना ये कंफर्म करता है कि ये फिनोल है। तो जरा टेस्ट में फर्क जहन में रखिएगा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का टेस्ट भी यही है और फिनोल का टेस्ट भी यही है, लेकिन दोनों की ऑब्जर्वेशन में थोड़ा फर्क है। इफ ओनली डीकलराइजेशन अकर्स then it confirms unsaturation, and if along with decolorization white precipitate भी फॉर्म हुआ है तो ये कंफर्म करता है प्रेजेंस ऑफ फिनोल इन अ कंपाउंड। ये दोनों के जो है वो टेस्ट में या आइडेंटिफिकेशन के प्रोसीजर में फर्क है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड विद ब्रोमीन वाटर डीकलराइजेशन हुई एंड व्हाइट पीपीटी फॉर्म हुआ तो ये कंफर्म करता है प्रेजेंस ऑफ फिनोल। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि आप फिनोल को अल्कोहल से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। अगर ये ब्रोमीन वाटर डालने पर डीकलराइजेशन ना हो, व्हाइट पीपीटी ना बने, तो इसका मतलब ये है कि ये फिनोल नहीं है। फिर ये कुछ और हो सकता है, मे बी अल्कोहल, क्योंकि आपको पता है कि OH ग्रुप का एक टेस्ट हमने पहले पढ़ा था सोडियम मेटल के साथ। अगर फर्स्ट एग्जामिनर आपसे कहता है कि दिस कंपाउंड रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस बट इट इज नॉट डीकलराइज्ड बाय ब्रोमीन वाटर, इसका मतलब ये हुआ कि कंफर्म हो गया कि इसके अंदर अल्कोहल है, क्योंकि अल्कोहल का OH रिएक्ट करेगा, लेकिन डीकलराइजेशन ना होने का मतलब ये है कि फिनोल नहीं है।
तो अगर अल्कोहल और फिनोल को डिफरेंशिएट करना है तो उसका तरीका यही होता है कि अगर आपको ये मालूम है कि एक अल्कोहल है एक फिनोल है, तो आप डायरेक्ट ब्रोमीन वाटर दोनों में डालें, जिसमें डीकलराइजेशन हुई, व्हाइट पीपीटी बना, वो फिनोल होगा, और जिसमें नो चेंज आया वो अल्कोहल। दिस इज अ वे कि हाउ टू आइडेंटिफाई फिनोल इन अ कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर आप फिनोल आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। अब रिएक्शन में क्या होता है वो नेक्स्ट आप देखिए कि जब आप ब्रोमीन एक्वस डालते हैं तो अगेन ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर होता है और इसमें किसी किस्म की हीटिंग रिक्वायर्ड नहीं होती। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब ये रिएक्शन OH ग्रुप पे नहीं होता बल्कि बेंजीन पर होता है। ब्रोमीन एक्वस का जो रिएक्शन है वो OH ग्रुप पे नहीं होता। पिछले तीनों रिएक्शंस जो हमने पढ़े वो OH ग्रुप पर हो रहे थे, बेंजीन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। अब ये वाला जो रिएक्शन है ब्रोमीन एक्वस वाला, ये बेंजीन रिंग का रिएक्शन है। ये OH की प्रेजेंस की वजह से बेंजीन रिंग पे रिएक्शन होगा, और ये OH ग्रुप जो है ये हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये जो OH ग्रुप है, फिनोलिक ग्रुप है, ये हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये बेंजीन को बहुत ज्यादा रिएक्टिव बना देता है अगेंस्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लिहाजा इस केस में होता ये है कि OH ग्रुप अपनी जगह रहता है और ये OH ग्रुप 2,4 डायरेक्टर है। अगर आप देखें लिस्ट के अंदर जो हम इससे पहले डायरेक्टिव इफेक्ट्स पढ़ चुके हैं, तो उसके हिसाब से ये OH ग्रुप 2,4 डायरेक्टर है। तो ये आने वाले Br को पोजीशन 2 पर, पोजीशन 4 पर और पोजीशन 6 तीनों पे डायरेक्ट करता है, प्लस HBr। इस रिएक्शन में हम ऑब्जर्व ये करते हैं कि ट्राई सब्स्टिट्यूशन विल अकर। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये सिर्फ उस केस में होगा जब बेंजीन पर OH ग्रुप मौजूद होगा। अगर बेंजीन पे क्लोरो ग्रुप मौजूद है, अगर बेंजीन पर CH3 ग्रुप मौजूद है, अगर बेंजीन पर कोई और ग्रुप मौजूद है, तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। ट्राई सब्स्टिट्यूशन सिर्फ उस केस में होता है जब बेंजीन पर OH ग्रुप मौजूद होता है। तो OH ग्रुप बेंजीन को इतना ज्यादा रिएक्टिव बना देता है कि वो जितनी पॉसिबल पोजीशंस होती हैं जहां जहां ग्रुप लग सकता है, तमाम पोजीशन पर एक साथ ग्रुप लग जाता है, और इस कंपाउंड का नाम है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। और यही वो कंपाउंड है जो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स फॉर्म करता है। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल जो है ये व्हाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में अपीयर होता है, और इस रिएक्शन में सारी पॉसिबल पोजीशन पर एक एक Br लग जाता है। पोजीशन 3 पे नहीं लगता क्योंकि OH ग्रुप 2,4 डायरेक्टर है, तो OH ग्रुप के रिस्पेक्ट से ये भी पोजीशन 2 है और वैसे ये भी पोजीशन 2 है, और OH की रिस्पेक्ट से ये पोजीशन 4 है। लेकिन जब ये तीनों पोजीशन पे लगता है तो इसको हम 2, 3, 4, 5 और 6 कहते हैं, इसलिए इसको हम पढ़ते हैं 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल would be the product of this reaction. पोजीशन 6 जो है वो आइडेंटिकल टू पोजीशन 2 है, इसलिए इन तीनों पोजीशन पर अटैचमेंट की पॉसिबिलिटी मौजूद है, इसलिए ये OH ग्रुप जो है वो तीनों पोजीशन पर एक एक Br लगवा दे। सर ये डिफरेंट आइसोमर्स क्यों नहीं बने? नहीं जी, इसमें नहीं बनते। अब जो बनते हैं वही हम बात कर रहे हैं, इसमें नहीं बनते। इसमें जो रिएक्शन हो रहा है उसकी बात हो रही है। डिफरेंट आइसोमर्स यहाँ बन भी नहीं सकते, इसलिए कि इसमें ट्राई सब्स्टिट्यूशन होता है डायरेक्ट। ये तीन ही पॉसिबल पोजीशंस हैं जहां पे अटैचमेंट हो सकती थी। हाँ, ये हो सकता है कि अगर फर्ज कीजिए कि फिनोल में OH ग्रुप है और यहाँ Cl पहले से मौजूद, यानी 4 क्लोरोफिनोल है ये,
और अब आप 4 क्लोरोफिनोल को रिएक्ट करवा रहे हैं ब्रोमीन एक्वस के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ। अब क्या हो, अब ये होगा कि होना चाहिए ट्राई सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि ब्रोमीन वाटर हमेशा फिनोल के साथ ट्राई सब्स्टिट्यूशन देता है। लेकिन इस केस में पोजीशन 4 पर ऑलरेडी Cl मौजूद है, यानी पोजीशन 4 ऑलरेडी इंगेज है। और आपको मैं बता चुका हूं कि बेंजीन पर अगर कोई ग्रुप मौजूद हो किसी कार्बन पर, आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, लिहाजा हमने पूरा कंपाउंड एज इट इज कॉपी कर लिया। अब ब्रोमीन कहां कहां जाएगा? ब्रोमीन जाएगा पोजीशन 2 पर, और यहां पर भी पोजीशन 2 पर। यहां ट्राई सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता, वजह इसकी ये है कि पोजीशन 4 ऑलरेडी इंगेज। तो अगर पोजीशंस ऑलरेडी इंगेज होंगी तो फिर उस केस में आपको देखना पड़ेगा कि जो पोजीशन इंगेज है और जहां पर बीआर जा सकता था, तो फिर वहां पर बीआर नहीं जाएगा, क्योंकि आप किसी भी ग्रुप को रिप्लेस करके बीआर नहीं ला सकते। आप बीआर सिर्फ उन जगहों पे लगा सकते हैं जो एम्प्टी पोजीशंस हो, यानी जहां हाइड्रोजन मौजूद हो, और आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ब्रोमीन लगा सकते। तो अब इस कंपाउंड का नाम जो प्रोड्यूस हुआ है उसका नाम होगा 2,6 डाइब्रोमो 4 क्लोरोफिनोल। 2,6 डाइब्रोमो 4 क्लोरोफिनोल इस प्रोडक्ट का नाम। इस रिएक्शन में अगर आप ब्रोमीन एक्वस डालते हैं, ये भी फिनोल है, आप बताइएगा अब क्या होगा? जी, अब इस केस में आप देखें OH की रिस्पेक्ट से ये पोजीशन 1 है, तो ये पोजीशन 2 है, ये 3 है, ये 4 है। लेकिन पोजीशन 5 और पोजीशन 6 अगर आप देखें तो ये ऑलरेडी इंगेज हैं, ये सेकंड बेंजीन रिंग के साथ कनेक्टेड है। यानी पोजीशन नंबर 5 और पोजीशन नंबर 6 जो हैं इस बेंजीन की रिस्पेक्ट से, ये ऑलरेडी इंगेज हैं विद द सेकंड बेंजीन रिंग। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ट्राई सब्स्टिट्यूशन होना था, लेकिन ट्राई सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर सेकंड यानी पोजीशन 6 वाला जो कार्बन है वो ऑलरेडी इंगेज है। इस जगह पर बी आर आएगा, इस जगह पर बी आर आएगा, लेकिन पोजीशन 6 जो ऑलरेडी इंगेज है इस जगह पर बी आर नहीं आएगा। तो ये आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, और इसके साथ जो है ये HBr बने। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई हो। अच्छा, एक और पॉसिबिलिटी है कि अगर OH ग्रुप जो है वो मौजूद है दो पोजीशंस पर। नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट?
अब इस एग्जाम्पल में आप देखें कि पहले वाले OH की रिस्पेक्ट से पोजीशन 4 एंगेज है और दूसरे वाले OH की रिस्पेक्ट से भी पोजीशन 4 ऑलरेडी एंगेज है। सवाल ये है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये दो OH ग्रुप हैं, पहला वाला OH ग्रुप भी डायरेक्ट करेगा इनकमिंग ग्रुप को और दूसरा वाला OH ग्रुप जो है वो भी डायरेक्ट करेगा इनकमिंग ग्रुप। तो दोनों इनकमिंग ग्रुप को डायरेक्ट करेंगे और जब दोनों इनकमिंग ग्रुप को डायरेक्ट करेंगे तो ये OH और ये OH हमने एज इट इज कॉपी कर लिया। अब ये वाला OH इनकमिंग ग्रुप को पोजीशन 2 पर डायरेक्ट करेगा, इसकी रिस्पेक्ट से ये भी पोजीशन 2 है, ये भी पोजीशन। तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन होना था, लेकिन ये पोजीशन एंगेज होने की वजह से इन दोनों पोजीशन पे Br आ गया। लेकिन ये वाला OH भी तो है, ये भी तो डायरेक्ट करेगा, ये भी तो फिनोल है। इसका मतलब है ये फिनोल वाला OH कहां डायरेक्ट करेगा? ये डायरेक्ट करेगा इन दो पोजीशंस पर। इसका मतलब ये है कि अगर बेंजीन पर दो OH ग्रुप मौजूद हैं तो ये चारों पोजीशन पर एक एक Br अटैच हो जाएगा, दो पर एक OH की वजह से और रिमेनिंग 2 पर दूसरे OH की वजह से, और प्लस HBr तो खैर इस रिएक्शन में रिलीज होता ही है। होपफुली आपको बात समझ में आ गई। अच्छा, ये जो कंपाउंड मैंने लिखा है इसका नाम है साइक्लोहेक्सानॉल। इसमें हमने ब्रोमीन वाटर डाला है और अब आपको बताना है कि यहाँ क्या हो। अतर कह रहे हैं कि नो रिएक्शन, बाकी लोगों का क्या ख्याल है? और यकीनन इसका आंसर यही है कि यहाँ नो रिएक्शन होगा क्योंकि ये फिनोल नहीं है, ये साइक्लोहेक्सानॉल है। ये अल्कोहल फैमिली का मेंबर है। फिनोल ये उस वक्त होता जब इसके अंदर एक सर्कल होता जो कि बेंजीन रिंग को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर सर्कल भी नहीं है और नाम भी लिखा हुआ था साइक्लोहेक्सानॉल। तो लॉजिकली ये समझ में आ रहा है कि ये कंपाउंड जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये अल्कोहल फैमिली का मेंबर है और अल्कोहल फैमिली का मेंबर रिएक्शन शो नहीं करता। अब इस रिएक्शन में हमने ब्रोमीन एक्वस डाला है, हमें इसका प्रोडक्ट लिखना। जी, क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पर
यहाँ आपको 2 OH ग्रुप नजर आ रहे हैं, लेकिन ये एक OH ग्रुप जो है वो एक OH ग्रुप यहाँ बेंजीन से कनेक्टेड है और एक OH ग्रुप जो है वो आपको नजर तो आ रहा है, लेकिन ये अल्कोहल है क्योंकि ये सिंपल कार्बन चेन के साथ कनेक्टेड है। तो ब्रोमीन एक्वस का जो रिएक्शन होगा वो OH की रिस्पेक्ट से होगा। अगेन आप स्ट्रक्चर एज इट इज कॉपी करेंगे, स्ट्रक्चर आपने एज इट इज कॉपी करना है और अब इस OH की रिस्पेक्ट से, इस OH की रिस्पेक्ट से नेक्स्ट पोजीशन ये है 2 और इधर पोजीशन 2 ये है, तो एक Br जो है वो एक Br इधर आएगा और एक Br इधर आएगा, ये डाई सब्स्टिट्यूशन होगा। और इस OH की रिस्पेक्ट से आप देखें, अगर ये पोजीशन 2, ये पोजीशन 3 और ये पोजीशन 4 है, और जो पोजीशन 4 है ये पोजीशन 4 ऑलरेडी बाइंड किए हुए है एक और कार्बन चेन के साथ। अल्टीमेटली इस जगह पर जो है वो सब्स्टिट्यूशन नहीं हो, ये पोजीशन ऑलरेडी एंगेज है। तो अब इस मॉलिक्यूल का जो है वो रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो होगा इस रिएक्शन का वो आपके सामने ये है जनाब, इसका एक्वस ब्रोमीन के साथ रिएक्शन। अब अगर किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन है आपको तो आप पूछ सकते, कोई अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो हमने जो रिएक्शंस किए उन रिएक्शंस में इस रिएक्शन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसकी वजह यह है कि ये रिएक्शन एज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट इस्तेमाल होता है, और चूंकि ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है तो आप इसको अल्कोहल से और इवन कार्बोक्सिलिक एसिड से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में, अल्कोहल में और फिनोल में, तीनों में कॉमन चीज OH ग्रुप है। तीनों जो है वो सोडियम मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर आपको एग्जामिनर कहता है कि कंपाउंड जो है सोडियम मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं, और फिर आप उन पॉसिबिलिटीज को फर्दर फाइंडिंग के लिए आप ये वाला टेस्ट इस्तेमाल करते हैं कि ब्रोमीन वाटर डाला, जहां पर डीकलराइजेशन और वाइट पीपीटी आ गया, वो कंफर्म करेगा कि वो कंपाउंड फिनोल फैमिली से बिलोंग करता है, और जहां ये नहीं हुआ इसका मतलब है कि वो कंपाउंड फिनोल फैमिली से बिलोंग नहीं करता। तो इस तरह से जो है वो आप इनको फर्दर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, किसी किस्म का कोई अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे।